नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विवेक। आज जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई समय से हम कुछ क्लासेस लेकर आ रहे हैं रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ इस प्रोग्राम के तहत, जहां पर हम पिछले कई सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उनके सोल्यूशन टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और इसके ऊपर बहुत विस्तृत रूप से आज हम चर्चा करेंगे। खासतौर पर उन सभी पक्षों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बाल विकास के जिन सिद्धांतों को पढ़ने की कोशिश की थी, जहां से हमने इस सीरीज़ की शुरुआत की थी, उस सिद्धांत में कहीं पर मैंने ये जिक्र किया था कि मनुष्य का जो विकास है वो उसकी हेरिडिटी यानी उसकी आनुवांशिकता और उसका एनवायरनमेंट, उसका वातावरण, उनकी अंतःक्रिया का एक परिणाम है। आज इस पंक्ति को, इस लाइन को, इस वाक्य को, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, इसके भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बात कही गई है कि डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ और अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आखिर इसका मतलब क्या है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें दो चीज़ों को जानना कि आखिर हेरिडिटी क्या होती है, नंबर एक, और नंबर दो, एनवायरनमेंट क्या होता है। जब तक हम इन दोनों शब्दों को नहीं समझेंगे, जब तक इनके गूढ़ अर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि आखिर किस तरह से इससे सवाल बन सकते हैं और कैसे इसे याद करना चाहिए, किस तरह से ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हेरिडिटी का अर्थ आपको पता है। इसे कई बार कई पाठ्य पुस्तकों में वंशानुक्रम भी लिखा गया है, कई जगह इसे आनुवांशिकता भी लिखा गया है। मैं वंशानुक्रम लिख देता हूं। और एनवायरनमेंट, जिसे पर्यावरण भी कहते हैं, परिधन आवरण। परि मतलब चारों ओर और आवरण मतलब किसी चीज ने आपको ढक रखा है। चारों ओर से जिस चीज ने आपको ढक रखा है वो आपका पर्यावरण है, वो आपका वातावरण है। तो मैं यहां पर वातावरण या पर्यावरण या परिवेश जो भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी को जानने की कोशिश करते हैं। आनुवांशिकता क्या होती है, वंशानुक्रम क्या होता है। हम बहुत सरल आम जीवन के उदाहरणों से ही हर चीज को समझ रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को समझेंगे तो भी हम उन्हीं उदाहरणों को लेंगे जो हमारे आसपास के आम जीवन के, हमारे अपने जीवन से जुड़े हुए हैं। जब मैं वंशानुक्रम की बात करता हूं तो मैं उन सारे गुणों की बात करता हूं जो मैंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं, या किसी भी व्यक्ति ने वो गुण, वो चीजें, वो क्वालिटीज, वो विशेषताएं जो अपने पूर्वजों से, जिसमें उसके माता पिता भी हैं, जिसमें उसके दादा दादी जी भी हैं, जिसमें दोनों पक्षों से, उसके पैतृक परिवार से, उसके मातृक मैटरनल परिवार से, दोनों तरफ से जो गुण उसने प्राप्त किए हैं, उन गुणों को उसकी हेरिडिटी, उसकी आनुवांशिकता कहा जाता है, उसका वंशानुक्रम कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये गुण स्थायी होते हैं, ये स्टैटिक होते हैं, ये एक जैसे ही होते हैं, इनमें परिवर्तन संभव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। एक बहुत सरल सा उदाहरण होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के माताजी की आंख का रंग मान लीजिए भूरा है, ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर की आंखें, उस व्यक्ति की भी आंखों का रंग ब्राउन है। अब वो चाहे तो ये परिवर्तन नहीं आ सकता। ये जो गुण उसने अपने पेरेंट से एक्वायर किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, ग्रहण किया है, इस गुण में परिवर्तन संभव नहीं है। और इस तरह के गुण है, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे बालों की स्टाइल, चेहरे का कई बार हम कहते हैं ना कि ये तो अपने बिल्कुल पिताजी पर गया है, ये बिल्कुल अपनी माताजी पर गया है, इसकी आंखें बिल्कुल इसके पिताजी जैसी हैं। अब उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, वो जैसी चीज है वो स्थायी है। फिर आता है वातावरण। आनुवांशिकता के जरिए आपने जिन भी चीजों को ग्रहण किया है जो आपके विकास में कारगर होंगी, ध्यान से सुनिएगा। वातावरण क्या है? वातावरण की सबसे सरल परिभाषा क्या हो सकती है? हम यूं तो वातावरण को बहुत सारी चीजों के जरिए परिभाषित कर सकते हैं कि वातावरण में आपका एनवायरनमेंट, जो हमारा हवा, पानी,
जो जमीन, ये वाला एनवायरनमेंट भी आ सकता है, हमारा सामाजिक परिवेश भी आ सकता है जिस समाज में हम रहते हैं, हमारा भौगोलिक परिवेश भी आ सकता है, जैसे हम राजस्थान के हैं तो हमारा जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, कुछ अलग होगा। कोई तमिलनाडु का है, वहां का परिवेश बहुत अलग होगा। कोई उड़ीसा का है, वहां का परिवेश बिल्कुल अलग होगा। कहने को बहुत सारे पक्ष हैं। हमारे आर्थिक स्तर पर भी पर्यावरण निर्भर करता है, हम कैसे वातावरण में रह रहे हैं। हमारे शैक्षिक स्तर पर भी निर्भर करता है कि हम कैसे विद्यार्थी रहे हैं, तो किस तरह के दोस्त हमारे हैं। इस सब चीजों को अगर मैं केवल एक वाक्य में समेटने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति के विकास में वो गुण जो उसने अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं, अपने एंसेस्टर्स से प्राप्त किए हैं, अपने माता पिता से प्राप्त किए हैं, आनुवांशिकता के जरिए प्राप्त किए हैं, व्यक्ति के वातावरण में, उसके विकास में वो गुण, व्यक्ति के विकास में, माफ कीजिएगा, वो गुण जो उसने वंशानुक्रम से प्राप्त किए हैं, उनके अलावा जितनी भी चीजें उसके विकास में सहयोगी हैं, वो उसके वातावरण की ही देन होती हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, कि व्यक्ति के विकास में कुछ चीजें उसने ग्रहण करी अपने फोरफादर से, अपने माता पिता से, लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो उसके वातावरण के अंतर्गत आती हैं, वो उस परिवेश के अंतर्गत आती हैं जिस परिवेश में वो रहता है। एक बहुत शानदार कोट है, इसके बारे में कहा गया है कि वंशानुक्रम जो है, हेरिडिटी जो है, वो एक गुण है, वो एक गुण है जो आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन आपका वातावरण एक अवसर होता है जो आपको उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जिसके जरिए आप उससे आगे बढ़ सकते हैं, जिसके जरिए आप अपने विकास को और बेहतर कर सकते हैं, अपने अंदर और बेहतर और डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं। एक बहुत छोटा सा डिस्कशन हमने यहां पर किया कि किस तरह से व्यक्ति का जो विकास है वो आपके आनुवांशिकता और आपके पर्यावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। आइए अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल देखते हैं। एक सवाल है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। मानव का विकास जो है वो किन दो चीजों के योगदान का परिणाम है। 4 ऑप्शन हैं: अभिभावक और अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस वक्त सही जवाब दे भी रहे हैं। इसका सही जवाब हम सबको पता है कि इसका उत्तर वंशक्रम एवं वातावरण होना चाहिए, लेकिन इसके 2 ऑप्शंस को भी हमें चेक करना चाहिए। क्या व्यक्ति के विकास में उसके अभिभावक का, उसके अध्यापक का योगदान नहीं होता? क्या उस व्यक्ति के विकास में उसके सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कोई भूमिका अदा नहीं करते? तो फिर इसका उत्तर वंशक्रम एवं वातावरण क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि सर आज पढ़ा रहे हैं या हमारी पाठ्य पुस्तकों में लिखा होता है इसलिए वंशक्रम एवं वातावरण पे टिक कर दो? नहीं ना, कुछ तो कारण होगा ना। इसीलिए उत्तर भले इसका सी है, आप सभी जानते हैं इसका उत्तर वंशक्रम एवं वातावरण, और जाहिर सी बात है टॉपिक भी पढ़ा रहा हूं आज मैं, तो इसीलिए इसका आंसर ये भी होगा। लेकिन पहले इन दोनों ऑप्शंस को भी समझने की कोशिश करते हैं कि अभिभावक और अध्यापक इसका उत्तर क्यों नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्यों नहीं है। जब मैं वातावरण की परिभाषा आपको दे रहा था तो मैंने क्या कहा कि व्यक्ति ने अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से जिन गुणों को ग्रहण किया है, जो गुण उसके माता पिता से संक्रमित होकर उसके पास पहुंचे हैं, उन गुणों के अलावा वो सारी चीजें, वो सारी परिस्थितियां, वो सारे गुण, वो सारी विशेषताएं जो उसके विकास में सहयोग करती हैं, वो उसके वातावरण की ही देन है। तो फिर चाहे अभिभावक हो, क्योंकि अभिभावक तो उसके वंशक्रम का हिस्सा है, अध्यापक हो, सामाजिक परिस्थितियां हो, सांस्कृतिक परिस्थितियां हो, सब कुछ और नहीं है बल्कि वातावरण के ही विभिन्न पक्ष हैं। चाहे वो कैसी संस्कृति में रह रहा है, कैसी आर्थिक स्थिति में रह रहा है, कैसी शैक्षणिक स्थिति है, उसके शिक्षक कैसे हैं, उसके दोस्त कैसे हैं, वो कैसी पाठ्य पुस्तकें पढ़ता है, वो जो भी चीज जो उसके विकास में कारक साबित हो रही हैं, विकास में एक भूमिका निभा रही हैं, वो सब उसके वातावरण का ही हिस्सा है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कि विकास किन 2 चीजों के योगदान का परिणाम है, वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। आइए इसे कुछ तथ्यों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि मानव का विकास दोनों के योगदान का परिणाम है। केवल वंशक्रम अथवा केवल वातावरण के कारक
बालक के विकास की गति और दिशा को निर्धारित न करके इन दोनों की अंतःक्रिया से विकास नियंत्रित होता है। केवल हेरिडिटी नहीं, केवल एनवायरनमेंट नहीं, दोनों चीजें मिलकर। दरअसल वंशानुक्रम विकास की उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिसके आगे विकास की संभावना नहीं हो। मैंने कहा था ना, स्थायी होता है। जो आप गुण अपने फोरफादर से लेते हैं वो स्थायी होता है, स्टैटिक होता है, लेकिन जब आप एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वो डायनामिक होता है। वहीं वातावरण वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित सीमाओं के मध्य विकास के अवसर और संभावनाओं को निर्धारित करता है। मान लीजिए आप किसी ग्रामीण परिवेश में पैदा हुए, आप राजस्थान के अंदर पैदा हुए, आप सीकर में पैदा हुए, लेकिन आपके पेरेंट्स जो हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं। आपकी जो स्कूलिंग है वो जम्मू में हो गई, आपकी स्कूलिंग जम्मू में हुई, कॉलेज आपने दिल्ली में की, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप अमेरिका चले गए। तो कहने का मतलब है कि आप मैंने एक्सट्रैक्ट तो वो गुण करे थे अपने माता पिता से जो एक ग्रामीण परिवेश के बालक में, आपके ही जैसे जो अन्य बालक आपके गांव में पैदा हुए उनमें होंगे, लेकिन वातावरण ने कितना बड़ा योगदान आपके जीवन में, आपके परिवेश में, आपके विकास में निभाया, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। इसलिए विकास की संभावना जिस जगह पर आके रुक जाती है, वो सारे गुण, वो सारी चीजें आपके वंशक्रम के जरिए आपको मिलती है। लेकिन वातावरण क्या है? वातावरण उनके मध्य जो संभावनाएं आपको मिली हुई हैं, उन संभावनाओं को तलाशने की क्रिया का नाम है। आइए अगले प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं। वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? 2015 लेवल 1 का एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमेशा परिभाषाओं के जुड़े हुए आते हैं, और परिभाषाओं के क्वेश्चंस में हमें परिभाषाओं को याद करना होता है। या तो हम कीवर्ड से याद कर सकते हैं, जैसे शक्ति से याद कर लिया, या फिर प्रभावित करती है, इस तरह के शब्दों से याद कर लें। या फिर बेस्ट चीज़ है, एक सादे कागज़ पर आप लिखिए और उसे अपने कमरे की दीवार पर चस्पा कर दीजिए, चिपका दीजिए। बार बार आपकी नज़र पड़ती रहेगी तो आपको ऐसी परिभाषाएं याद होती रहेगी, क्योंकि हर प्रश्न पत्र में कम से कम 2 सवाल ऐसे होते हैं जो परिभाषाओं से पूछे जाते हैं। सरल सा सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा रॉस। आइए इसके उत्तर को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रॉस ने कहा था। कुछ और परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले रॉस की ही परिभाषा देखते हैं कि रॉस कहते हैं कि वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, जो हमें प्रभावित करती है, रॉस कहते हैं। वुडवर्थ की भी एक परिभाषा है वातावरण को लेकर। वुडवर्थ कहते हैं वातावरण में वो सभी बाहरी तत्व, एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, वो आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। व्यक्ति का जीवन जब से शुरू हुआ है तब से उस व्यक्ति के जीवन को जो प्रभावित करते हैं वो तत्व क्या कहलाते हैं? वो तत्व कहलाते हैं, वातावरण के अंतर्गत आते हैं वो तत्व। और ये बात कही थी वुडवर्थ ने कही थी। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, चाहे तो न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं कि वुडवर्थ, और बर्थ से जो चीज प्रभावित करे, भाई जन्म से क्या चीज प्रभावित करेगी, जीवन आरंभ करने से जो चीज प्रभावित करेगी, वुडवर्थ बर्थ से जो चीज प्रभावित करेगी उसकी बात करते हैं। रॉस जो है वो शक्ति की बात करेगा, रॉस शक्ति की बात करेंगे। आप इस तरह से याद कर सकते हैं चाहे तो, कि वो ऐसी शक्ति है जो वातावरण को प्रभावित करती है। बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड के अनुसार व्यक्ति का वातावरण उन उत्तेजनाओं का योग है जिनको वो जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। जन्म से और कहां तक? मृत्यु तक। जिस चीज को ग्रहण करता है उन सभी उत्तेजनाओं का योग है क्या चीज? वातावरण व्यक्ति का। और ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं बेरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड। बेरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड। बेरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड कहते हैं कि जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति जिन चीजों को ग्रहण करता है, जिन उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है, वो उसके वातावरण का हिस्सा है, वो उसके वातावरण के अंतर्गत आती हैं। रॉस शक्ति की बात करते हैं और वुडवर्थ कहते हैं बर्थ से, जन्म से जो चीज, जीवन के आरंभ करने से जो चीज प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। रीट 2015 लेवल 1 में यह सवाल पूछा गया था। हमें इसे समझना है, हमें इसे जानने की कोशिश करनी है कि इनमें से क्या वंशानुक्रम का नियम नहीं है। वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं। बहुत सी पाठ्य पुस्तकों में उन्हें अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है, और हम उन सभी तथ्यों को, उन सभी सिद्धांतों को, नियमों को आइए पहले एक बार समझते हैं, फिर वापस इसी प्रश्न के ऊपर आएंगे।
तो कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं जिनके जरिए इस बात को तय किया जाता है कि व्यक्ति का जो वंशानुक्रम है, व्यक्ति की जो हेरिडिटी है, वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। पहला नियम इसमें जो है वो है बीज कोश की निरंतरता का नियम। जर्मोप्लाज्म जो है उसकी निरंतरता का सिद्धांत जो है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत ऑफ जर्मोप्लाज्म। क्या होता है ये कहता है कि व्यक्ति के निर्माण के, शरीर के निर्माण के जो मूल गुण हैं, मूल जीवाणु हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते, वो एक से दूसरे तक ट्रैवल करते रहते हैं। मुझ में से मेरी आने वाली पीढ़ियों में जाएंगे, उनसे उनकी आने वाली पीढ़ियों में जाएंगे, और इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे यात्रा करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वीजमैन ने किया था। वीजमैन ने इस सिद्धांत को दिया था, इस सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। हालांकि जब हम आधुनिक मनोविज्ञान पर आते हैं और उस दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। हालांकि हमें यह जानना है कि पहला सिद्धांत क्या है। बीज कोश की निरंतरता का नियम, यानी जर्म प्लाज्म जो है वो निरंतर रहता है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रैवल करता है। जर्म प्लाज्म को हम अगर याद कर लें, अपने हिसाब से समझे, तो ये कुछ हद तक जैसे हमारे जो शास्त्रों में कह दें या हमारी जो धार्मिक किताबों में जो आत्मा का जिक्र है कि आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाती रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर तक ट्रैवल करती है। लिंक कुछ भी नहीं है, लॉजिक कुछ भी नहीं है, चीजों को सिर्फ याद करने का एक तरीका है। जर्म प्लाज्म जो है वो इस प्रकार से ट्रैवल करता है। इसको और तरीके से याद कर सकते हैं अगर जर्म प्लाज्म को, तो देखिए जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना का जो वायरस है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, जर्म है वो एक तरह का। तो यहां भी जो बीज कोश है, जो जर्म है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रैवल करेगा। आइए अगले सिद्धांत को चलते हैं, अगले सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। अगला सिद्धांत कहता है लॉ ऑफ रिजेंबलेंस, समानता का नियम। समान जो है वो समान को जन्म देगा। लाइक बिगेट्स लाइक, जो चीज समान है वो वैसी ही चीज को जन्म देगी। कथन का अभिप्राय है डॉक्टर के घर में डॉक्टर ही पैदा होगा, इंजीनियर के घर में इंजीनियर ही पैदा होगा, कलेक्टर के घर में कलेक्टर ही पैदा होगा, विधायक के घर में विधायक ही पैदा होगा, डांसर के घर में डांसर ही पैदा होगा, क्रिकेटर के घर में क्रिकेटर ही पैदा होगा। यह समानता का नियम है, समान समान को जन्म देता है। और आप सभी जानते हैं कि बहुत, जब हम आज की पीढ़ी में अगर इस तरह की, आज के दौर में इस तरह की बात करें तो ये बिल्कुल गलत है। तो वर्तमान के जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने भी इस सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि यह सिद्धांत परिपूर्ण नहीं है वंशानुक्रम के नियमों को समझने के लिए। दो हम अभी तक देख चुके हैं, आइए अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम है गॉल्टन का सांख्यिकी नियम। गॉल्टन जो है वो सांख्यिकी, संख्याओं का एक नियम देते हैं। संख्याओं से उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश करी वंशानुक्रम को। वो कहते हैं कि व्यक्ति का जो गुण है, व्यक्ति के अंदर जो चीज, जो अवस्थाएं, जो गुण, जो विशेषताएं उसमें आई हैं, वो सिर्फ उसके माता पिता की वजह से नहीं आई, माता पिता की वजह से नहीं आई हैं, उसके अन्य पूर्वज भी जो हैं उन्होंने भी इसमें अपना अपना योगदान निभाया है। और गॉल्टन उसको एक गणितीय सिमेट्री से समझाने की कोशिश करते हैं। गॉल्टन कहते हैं कि जिस तरीके से गुण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आते हैं, या एक व्यक्ति में उसके माता पिता से, उसके दादा दादी से, उसके परदादा परदादी से जिस तरह से गुण आते हैं, वो गुण एक गणितीय सिमेट्री को शो करते हैं। उनमें एक बहुत शानदार मैथमेटिकल इक्वेशन देखने को मिलती है। और वो इक्वेशन गॉल्टन इस तरह से बताते हैं। गॉल्टन कहते हैं कि मनुष्य के अंदर संक्रमण द्वारा जो गुण आए हैं, उन गुण का 1/2 भाग उसने अपने माता पिता से प्राप्त किया है। 1/2 भाग उसने कहां से प्राप्त किया है? माता पिता से। 1/4 भाग दादा दादी से, 1/8 भाग उसने प्राप्त किया है अपने परदादा परदादी से। एंड सो ऑन। इस तरह से जो अनुवांशिकता है, जो संक्रमण द्वारा जो गुण उसे प्राप्त हुए हैं, वो इस तरह से उसके अंदर आए हैं।
ये बात गॉल्टन कहते हैं, गॉल्टन का जो सिद्धांत है वो कहता है। याद रखना हो, प्रश्न सीधा आ जाए कि सांख्यिकी, जीव सांख्यिकी का जो नियम है, लॉ ऑफ बायोमेट्री जो है, वो किस व्यक्ति ने दिया था? बायोमेट्री से आप याद रखिएगा, सांख्यिकी से आप याद रखिएगा, संख्या की बात कर रहा है। संख्या की बात वो करेगा जिसके नाम में ही कोई संख्या हो। यहां पर टन की बात हो रही है। टन एक वजन की संख्या, वजन का एक यूनिट है, वजन की यूनिट। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको कि गॉल्टन जो है, जिसके नाम में ही टन है, जिसके नाम में ही एक संख्या देखने को मिल सकती है, वही तो सांख्यिकी की बात करेगा। इस तरह के निमोनिक से आप चाहें तो इन चीजों को, इन सिद्धांतों को, इन नियमों को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला गुण, जिस गुण पर बहुत ज्यादा विवाद होता आया है और परीक्षकों के लिए भी बहुत ज्यादा पसंदीदा ये है, ये कहता है अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, लॉ ऑफ नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। लॉ ऑफ नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। लॉ ऑफ नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। अर्जित गुण। अर्जित गुण का मतलब है कि आपने कोई गुण अपने जीवन काल के दौरान अर्जित किया। ये पहले नहीं था आप में, ध्यान से सुनेगा, ये गुण आप में पहले नहीं था, यानी ये गुण आपने अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से ग्रहण नहीं किया, बल्कि एक ऐसा गुण जो आपने अपने वातावरण से प्राप्त किया। अब क्या ये गुण आपकी अगली पीढ़ी तक ट्रैवल कर पाएगा, यात्रा कर पाएगा, वहां तक पहुंच पाएगा, उनमें जा पाएगा? यह बात कहता है लॉ ऑफ नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। और ये अवितरण की बात कर रहा है, ये नॉन ट्रांसमिशन की बात कर रहा है, तो ये गुण ये सिद्धांत कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर किसी गुण को प्राप्त कर ले तो यह असंभव है कि वो गुण उसके आने वाली पीढ़ी में पहुंचे। यह बात यह सिद्धांत कहता है। और इस सिद्धांत का प्रवर्तन करने के लिए वीजमैन साहब ने, माफ कीजिएगा वीजमान यहां लिखा हुआ है, वीजमैन साहब ने चूहों पर प्रयोग किया। क्या किया उन्होंने? 15-20 ऊंदरा ले आया, अब ऊंदरा की पूंछ काट दी, जियो। उन चूहों के फिर कुछ बच्चे हुए, उनकी फिर पूंछ काट दी, फिर कुछ उन चूहों के बच्चे हुए, फिर पूंछ काट दी। अब वीजमैन साहब ने कहा कि मैंने एक चूहे के जीवन काल में उसकी पूंछ काटी, इससे मैंने इतने कई पीढ़ियों तक यह काम मैं करता रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसी पीढ़ी में, किसी अवस्था में आने के बाद बिना पूंछ का चूहा पैदा होने लग गया हो। असंभव है, चूहा पूंछ के साथ ही पैदा हो रहा है। तो यह बात अर्जित गुणों के अवितरण का नियम कहता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन काल में किसी गुण को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वो गुण उसके आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे। आइए समझते हैं विकासवाद का पुराना सिद्धांत। इसी के साथ एक और सिद्धांत आया जो कहता है विकासवाद का पुराना सिद्धांत, ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। यह सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं है भाई साहब, वीजमैन साहब गलत कह रहे हो आप तो सपासट गलत कह रहे हो, क्योंकि वातावरण में होने वाला जो परिवर्तन है और उससे कोई संक्रमण किसी व्यक्ति में हो रहा है तो वो संक्रमण संतान में भी दिखाई देगा। अभी देखिएगा बहुत सारा इस पूरी थ्योरी, अगले जो 2-3 सिद्धांत हम पढ़ेंगे उनमें बहुत सारी डिबेट्स है, बहुत सारे विवाद हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत मजेदार बात यहां पर, दिलचस्प बात यहां पर होने वाली है। देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया एक तो लेमार्क साहब ने और एक डार्विन ने। वही डार्विन जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, जो कहते हैं कि जो शक्तिशाली है जीवन का अधिकार उसी को है, वीर भोग्य वसुंधरा की बात जो कहते हैं लेमार्क और डार्विन। ये कहते हैं कि वातावरण में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन को अगर कोई व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है तो ये परिवर्तन उसके आने वाली संतान में भी नजर आएगा। लेकिन बात तो कह दी, जब इस बात को समझाने का मौका आया तो थोड़े से चूक गए। तो इस तथ्य को अस्वीकार कर दिया गया आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कहा असंभव है, हो ही कौन सके। कैसे? वुडवर्थ ने इसके लिए एक उदाहरण दिया। वुडवर्थ ने क्या कहा
कि मान लो कोई खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति है, किसान आदमी है और बहुत मेहनत कर रहा है, उसके माता पिता जो हैं वो हल चलाते हैं, उनके हाथ पैर जो हैं वो, जैसे अपन ने देखा हो ना अपने गांव में अपन काम करा जाना, हाथ पैर बहुत सख्त हो जाते हैं, मजबूत भी हो जाते हैं, सख्त भी हो जाते हैं। तो क्या ऐसे माता पिता की जो संतान होंगी, उनके संतान में जन्म लेते ही आप ये देखोगे क्या कि उनके हाथ पांव इतने ही सख्त और इतने ही मजबूत मिलेंगे आपको? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई भाषा सीख लूं तो क्या यह चीज है कि उस भाषा के जो गुण मुझ में आए हैं, उस भाषा को सीखने के वो गुण एज इट इज मेरी संतान में भी ट्रैवल हो जाए? असंभव है। आपने देखा होगा ना कि मान लो आप शेखावाटी के अंदर रहते हैं और आपके ही कोई आपका कजन हुआ, आपका कोई भाई हुआ जिसका जन्म ही मान लो मुंबई में हुआ है, तो वो जो मारवाड़ी बोलेगा या वो जो हिंदी बोलेगा वो हमारी बोलने वाली भाषा से बहुत अलग है। तो ऐसे में ये संभव नहीं है, ये वुडवर्थ ने कहा। और इसी उदाहरण को काटने के लेमार्क और डार्विन ने जो बात कही उसको अस्वीकार करने का एक देसी और शानदार आपको एक जनरल लाइफ से उदाहरण बताऊं कि वातावरण द्वारा अगर कोई परिवर्तन हो रहा है या कुछ भी ऐसा परिवर्तन कोई व्यक्ति कोई एक्वायर कर रहा है, जिसकी हमने पहले बात करी थी कि कोई चीज उसने ग्रहण करी है वातावरण से अपने जीवन काल के दौरान, वो सामने आगे जाएगी या नहीं जाएगी। इसका उदाहरण बहुत सिंपल सा, अपने घर जहाँ कोई बाया जन्म लेवा है, छोर यहाँ टाप गुड़िया बाका आप कान बिंदा दिया हाँ, कान छिदा दिया हाँ, तो अब इको मतलब वो थोड़ी कि अब जबकि भी छोर यहाँ जन्म ले बाका का कान छिदड़ा ही पैदा उसी नहीं है ना, असंभव है। ये कैसे संभव है? पॉसिबल ही नहीं है कि भाई। तो इस तरह के उदाहरण के जरिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण देकर वुडवर्थ ने इस बात को समझाने की कोशिश करी। आइए आगे बढ़ते हैं विकासवाद के सिद्धांत को समझने के बाद। लेकिन जो कह रहे थे वो मानने वाले कहां थे भाई? सबसे पहले उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, फिर दूसरों ने कहा ऐसा हो सकता है। पुरानी जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, जो आपका विकासवाद का पुराना सिद्धांत है, वो कहता है ऐसा हो सकता है। वुडवर्थ ने फिर इसे अस्वीकार कर दिया। तब ये लोग फिर कुछ उदाहरण लेकर आए, ए लो अब बताओ क्या को नहीं हो सके। तो अब इन तीन उदाहरणों द्वारा इन्होंने फिर यह साबित करने की कोशिश की कि व्यक्ति जो गुण अर्जित करता है अपने वातावरण से, वो उसकी आने वाली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, वो उसकी आने वाली पीढ़ी में देखने को मिल सकते हैं। लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। तीन बड़े प्रयोग इसके लिए देखने को मिलते हैं। पहला प्रयोग किया मैकडूगल साहब ने। किस पर प्रयोग किया? चूहों पर। दूसरा प्रयोग किया लेमार्क साहब ने। लेमार्क साहब ने किस पर प्रयोग किया? जिराफ पर। तीसरा प्रयोग किया हैरिसन साहब ने। हैरिसन साहब ने किस पर प्रयोग किया? कीट पतंगों पर। मक्खी में यहां पर ले आया ताकि आपको थोड़ा सा रिजेंबल हो जाए। परीक्षा में हालांकि रीट में कभी नहीं आया है ये, लेकिन आने की संभावना बनती है कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम समझाने के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने चूहों पर प्रयोग किया, किस मनोवैज्ञानिक ने जिराफ पर प्रयोग किया, किस मनोवैज्ञानिक ने मक्खियों पर प्रयोग किया। पहले हम इनके प्रयोग को समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक आदमी अपने जीवन में जो गुण ग्रहण करेगा वो गुण उसके आने वाली पीढ़ी में भी दिखाई देंगे, नजर आएंगे। सबसे पहले मैकडूगल साहब की बात करते हैं। मैकडूगल ने क्या किया? एक तालाब के अंदर दो नालियां बनाई और कुछ चूहों को उस नाली में छोड़ दिया। एक नाली थी उसमें अंधेरा था और दूसरी नाली थी उसमें कुछ रोशनी थी। जाहिर सी बात है, चूहा अगर एक छोर से दूसरे छोर पर जाना है तो वो रोशनी वाली रास्ते को प्रेफर करेगा। लेकिन उस रास्ते में कुछ कांटा करंट टाइप का उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम वहां पर फिट किया कि चूहा वहां पर जा ही नहीं पा रहा था। चूहा वहां जाता फिर लौट आता, जाता फिर लौट आता। और कहते हैं कि पहला जब अवस्था आई तो 165वीं बार, पहला जो चूहा था उसने 165वीं बार ट्रायल एंड एरर के जरिए अंधेरे वाले रास्ते को चुना और वहां से चला गया। 165वीं बार, 165 टाइम्स। लेकिन ये 165 बार उसने गलतियां करी, 165 बार वो दूसरे रास्ते पर गया, उसके बाद उसने सही रास्ते को चुना।
लेकिन उसके जो आगे की जनरेशन्स थी, उसके आगे की पीढ़ियां जो थी, उसकी आगे की जो संतानें थी, उन पर भी ये कहते हैं मैकडूगल साहब कि मैंने यही क्रिया दोहराई। हर चूहे के जो बच्चे थे उनको मैं उसी तालाब में भेजता। और कहते हैं कि इन चूहों की, कौन से चूहे जिन्होंने 165वीं बार सही जगह पर पहुंचे थे, 165 टाइम्स गलतियां करके जो सही जगह पर पहुंचे थे, उन चूहों की 23वीं पीढ़ी जो थी, 23वीं पीढ़ी जो थी, उसने 25 बार गलतियां की और फिर वो उस जगह पर पहुंच गए। आप समझ रहे हैं? उन्होंने सही नाली का चुनाव कब किया? जब उन्होंने 23वीं पीढ़ी ने 25वीं बार, पहली पीढ़ी ने कितनी बार किया? 165वीं बार, और 23वीं पीढ़ी ने कब किया? 25वीं बार में ही वो सही जगह पर पहुंच गए। तो ऐसे में मैकडूगल ने कहा कि देखो, इस चूहे ने 165 बार गलतियां की और इसकी पीढ़ियों तक आते 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 ये गलतियां जो हैं ये कम होनी शुरू हो गई हैं। ये बात मैकडूगल ने कही। ठीक इसी पक्ष का उदाहरण लेमार्क ने भी दिया। लेमार्क ने दिया उदाहरण जिराफ का। लेमार्क कहते हैं कि जिराफ की गर्दन लंबी नहीं थी, लेकिन जिराफ का जीवन था वो फूल पत्तियों को खाने पर टिका हुआ था। पत्तियां पेड़ पर ऊपर उगती थी, तो जिराफ को उनको खाने के लिए ऊंचा होना पड़ता था, गर्दन को ऊंचा उठाकर फिर उसको खाने की कोशिश करनी पड़ती थी। और जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रिया करने के लिए, अपने भोजन को करने के लिए, उनकी जो गर्दन है, उनकी जो नाड़ जिसको हम कहते हैं, उसका आकार वैसा होता गया जैसा हम आज की अवस्था में, आज की परिस्थिति में देखते हैं। शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, ठीक ऐसा ही उदाहरण हैरिसन ने भी दिया। हैरिसन ने दो अलग अलग ग्रुप बनाए मक्खियों के, कीट पतंगों के, और उनको अलग अलग जगह पाला। एक जो समूह था मक्खियों का, कीट पतंगों का, उनको उसने पाला किसी फैक्ट्री की जगह, किसी बहुत ही प्रदूषित जगह पर, नालियों के पास। उनको पत्तियां, खाने को सामान, सामग्री सब देता था। और दूसरी मक्खियों को उसने पाला एक बहुत हरी भरी वातावरण में, बहुत अच्छे प्राकृतिक वातावरण में, शुद्ध वातावरण में। और उसने देखा कि ये पॉल्यूशन के कारण इस कीट पतंगों, ये जो भोजन वो कर रहे हैं, उस भोजन में भी कुछ कंटैमिनेशन है। खराब पानी पीने के कारण इन कीट पतंगों की, जो फैक्ट्रियों में के आसपास पले बड़े थे, उनके रंग में धीरे धीरे कालापन आना शुरू हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। ऐसे नहीं कि इस बार खला और आगलो टाबरी काड़ो पैदा होगो, यहाँ हो नहीं हो। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये देखने को मिला। ऐसे में इन तीनों ने, जिसमें मैकडूगल भी है, जिसमें लेमार्क भी है, जिसमें हैरिसन भी है, तीनों ने इस बात का प्रतिपादन किया कि भाई साहब, व्यक्ति अगर अपने जीवन में किसी गुण को ग्रहण करता है, अर्जित करता है, तो स्वाभाविक वो गुण उसकी संतानों में भी नजर आएंगे या ट्रैवल होंगे। इसको हम अपने जीवन के उदाहरण से समझ सकते हैं। तो एक अपेंडिक्स नाम की चीज होती है हमारे शरीर में, हम सब ने पढ़ा होगा। आप सब रीट की तैयारी कर रहे हैं, साइंस में जरूर आपने पढ़ा होगा इस टर्म को। अपेंडिक्स का काम होता है सेल्यूलोज का पाचन करना। सेल्यूलोज जो कच्चे भोजन में मिलता है, जो वर्तमान में हम लोग नहीं करते क्योंकि हम पका हुआ भोजन करते हैं। और धीरे 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 एक जमाने में जब मनुष्य का इवोल्यूशन हो रहा था, मनुष्य जब वानरों से, आदि मानव से मानव बनने की प्रक्रिया में था, और धीरे धीरे वो पका हुआ भोजन खाने लगा, धीरे धीरे जब वो संभ्रांत होने लगा, तो उसने ऐसी एक्टिविटीज छोड़ी। और वर्तमान के समय अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स का कोई योगदान नहीं है मनुष्य के शरीर में, सिवाय इसके कि कई बार दर्द उठ जाए, जड़ई को ऑपरेशन करा रही ना कटा दो। इसके अलावा और कोई काम नहीं होता अपेंडिक्स का। ठीक इसी प्रकार टेल बोन जो होती है, मानव के पूर्वज थे जिनकी पूंछ भी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे मानव जो है उसमें पूंछ चली गई क्योंकि कुछ इस्तेमाल ही नहीं हुआ, और वो अंग धीरे धीरे विलुप्त हो गया। तो इन सारे गुणों से आप कह सकते हैं कि कुछ अर्जित गुण जो है वो, उनका संक्रमण जो है वो देखने को मिलता है। या जैसे मेलानिन जो है, कुछ लोग जो सूरज के संपर्क में रहते हैं, गर्म उस प्रदेश में रहते हैं, तो आप देखते होंगे कि उनकी संतान जो है वो भी थोड़ी सी सांवली पैदा होती है। जो आपने यूरोपियन कंट्रीज के लोग देखे होंगे, यूरोपीय देशों के, जो अमेरिकन देशों के जो लोग जो ठंडे प्रदेश से आते हैं, तो वहां सूरज को इतना ज्यादा वो नहीं देख पाते, मेलानिन का एक्सट्रैक्शन कम होता है, और इसलिए
वो गौर वर्ण पैदा होते हैं। ये सारे उदाहरण से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि अर्जित गुणों के संक्रमण का एक नियम है। अब पहले तो एक बार देख लेते हैं कि इसको याद कैसे करें, फिर मैं आपके उस सवाल का जवाब देता हूं। आपके मन में भी चल रहा होगा कि गुरुजी अब आप 5 मिनट पहले तो बता रहे कौन नहीं हो, अब कह रहे हो है, तो सही क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो याद करते हैं मैकडूगल ने चूहों पर प्रयोग किया। मैकडूगल ने प्रयोग किया चूहों पर। मैकडूगल का नाम शुरू होता है एम से। परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे याद रखें, मैकडूगल का नाम शुरू होता है एम से, और एम मतलब माउस भी होता है, चूहों को भी एम से कह सकते हैं। तो ऐसे याद रख लेना कि चूहों पर जो प्रयोग किया था वो मैकडूगल ने किया था इस गुण के लिए। वहां पर एक और व्यक्ति ने, वीजमैन ने किया था, चूहों की पूंछ काटने वाला, ये नाड़ियों वाला प्रयोग इस आदमी ने किया था, याद रखना। लेमार्क ने बात करी थी जिराफ की। लेमार्क बात करते हैं जिराफ की गर्दन की, और कहते हैं जिराफ की गर्दन लंबी होती है, एल से लंबी, एल से लॉन्ग, एल से लेमार्क। ऐसे भी आप एक न्यूमोनिक बना के याद कर सकते हो कि लेमार्क जो है वो जिराफ की बात करते हैं। हैरिसन बात किसकी करते हैं, हैरिसन बात करते हैं कीट पतंगों की, मक्खियों की। तो एच से हैरिसन, और मक्खियों को हम हाउस फ्लाई कहते हैं, एच से हाउस फ्लाई। इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हो चाहो तो, एच से हैरिसन, एच से हाउस फ्लाई। तो ये वाला प्रयोग हैरिसन ने किया था। इस तरह से आप याद रख सकते हो। पर सर इनमें से सही कौन है ये तो बताओ। भाई लेमार्क ने भी एक बात कह दी, हैरिसन ने भी एक बात कह दी, इससे पहले वाले जो थे वो कह रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता, वीजमैन ने तो चूहों की पूंछ काट के भी दिखाया था कि हो ही नहीं सकता। फिर इनमें से सही कौन होगा। तो यहां पर रोल में आते हैं डार्विन साहब। डार्विन जिन्होंने वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कही थी, शक्तिशाली ही जीने का अधिकारी है। डार्विन कहते हैं देखो कुछ गुण आते हैं, कुछ गुण नहीं आते, लेकिन गुण वही आएगा, गुण वही आएगा जो गुण यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में एक्सट्रैक्ट किया है, अपने जीवन में काल में अगर किसी व्यक्ति ने किसी गुण को ग्रहण किया है और वो गुण अगर उस व्यक्ति के बीजकोश को प्रभावित करे, वो गुण अगर उसके आने वाली पीढ़ियों के अंदर जो बीजकोश जाएगा, जर्म प्लाज्म जाएगा, उस पर प्रभाव डाल दे, तो ऐसा गुण जो है वो आने वाली पीढ़ियों में, आने वाली नस्लों में देखने को मिलेगा। मैं फिर कहता हूं, डार्विन ने क्या कहा कि आप दोनों ही सही हो। जो कह रहे हैं कि चूहों की पूंछ काटने पर चूहों के अंदर बिना पूंछ वाले चूहे नहीं मिले, बालिकाओं के कान छिदाने पर सीधे कान वाली छोरियां पैदा नहीं हो रही, वो भी सही है। और जो कह रहे हैं कि लोगों में अपेंडिक्स जो है वो अब काम ही इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, वो दोनों सही हैं। सिर्फ वही गुण प्रभावित होंगे और वही गुण यात्रा करेंगे, और उन्हीं गुणों का संक्रमण होगा जो गुण बीज कोश को प्रभावित करेंगे, जिन गुणों का असर बीज कोश पर पड़ेगा। यह बात कही किसने? डार्विन साहब ने, चार्ल्स डार्विन ने यह बात कही। इन उदाहरणों में भी देख सकते हो, इस चूहे के पास जो ट्रेट इस चूहे ने पैदा करी वो इसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी। इस व्यक्ति ने, इसने जो अपनी गर्दन को ऊपर उठाने की जो क्रिया ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक करता आया, ये इसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक इसी प्रकार से इस मक्खी के लिए जो उस भोजन को ये करता था, उसका भी असर इसके जर्म प्लाज्म पर पड़ा, लेकिन पूंछ काट दी गई, उसका कहीं भी जर्म प्लाज्म पर या बीज कोश पर कोई असर नजर नहीं आता। इसलिए आप इस बात को कह सकते हो कि जो अर्जित गुण है उनका संक्रमण हो सकता है चाहे तो, लेकिन सिर्फ उसी कंडीशन में, सिर्फ उसी अवस्था में, यदि उसका असर बीज कोश पर पड़ेगा तो। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अगले सिद्धांत को समझते हैं। अगला सिद्धांत कहता है भिन्नता का नियम। जैसा मैं हूं वैसा मेरे भाई साहब नहीं है। रंग रोगन, शक्ल सूरत, बातचीत करने का तरीका, सोच समझ, सब में अंतर है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि बड़ा भाई है वो कुछ अलग तरह का है, छोटा भाई अलग है। कहते हैं ना, जैसे एक तो राम है जो बहुत शांत थे, अभी रामायण भी घरों में देख रहे होंगे आप, एक लक्ष्मण जो हर बात पर कर साल लड़शा पा, तो इस तरह के विचार वाले थे। तो कहने का अभिप्राय है ये भिन्नता क्यों आती है?
भिन्न भिन्न संतति क्यों, एक ही माता पिता की संतान अलग अलग क्यों है? तो भिन्नता का नियम कहता है कि व्यक्ति के जो जीन्स होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो कारक होते हैं इस बात के कि उसकी संतान में कैसे गुण होंगे, क्योंकि वो जीन्स ही तो ट्रैवल करेंगे। और वो व्यक्ति अपने माता पिता से कैसे गुण ग्रहण करके आ रहा है, ये डिपेंड करते हैं दो चीजों पर, माता की अवस्था पर और पिता की भी अवस्था पर। और कहते हैं कि माता पिता जो होते हैं, जो गुणों के ग्राहक होते हैं, वो जो गुणों को ट्रैवल करवाएंगे, संवाहक जो उस गुण के होते हैं, अपने संतान तक वो जो गुणों को लेके जाते हैं, उनके जो शारीरिक अवस्था और मानसिक अवस्था हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जाहिर सी बात है, उम्र बढ़ेगी, अवस्था बढ़ेगी, शारीरिक मानसिक परिवर्तन आते रहेंगे, और ऐसे में यह संभव है कि उसका असर उस क्रोमोसोम्स पर पड़ेगा, उसका असर उन जीन्स पर पड़ेगा, और उन जीन्स पर जब वो असर पड़ता है तो जो संतान जिन गुणों को ग्रहण करके पैदा हो रही है, उस संतान में वो गुण भिन्न भिन्न दिखाई दे सकते हैं। जैसे हो सकता है बड़ा भाई सांवला हो, छोटा भाई गोरा हो, बड़ा भाई हष्ट-पुष्ट हो, छोटा भाई पतला हो, बड़ी बहन हो वो थोड़ी चंचल हो, छोटी बहन गंभीर हो। ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो देखने को मिल सकते हैं, शारीरिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी, भावनात्मक स्तर पर भी, हर प्रकार से। कारण उसका यह है कि जो माता पिता जो होते हैं उनके अंदर जीन्स जो हैं वो हमेशा उनका मिश्रण एक जैसा नहीं रहता, और उसका कारण यह होता है कि जो संतान पैदा होती है उसमें अलग अलग मिश्रण हमेशा हमें देखने को मिलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले नियम को समझते हैं। अगला नियम है, कहता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का मतलब विपरीत, उल्टा, लॉ ऑफ रिग्रेशन। मतलब प्रतिभाशाली माता पिता की कम प्रतिभाशाली संतान का होना। सोरेनसन ने यह बात कही थी, सोरेनसन ने यह बात कही थी। सोरेनसन, बात भी सन की ही कह रहे हैं। सोरेनसन कहते हैं कि माता पिता प्रतिभाशाली है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उनकी संतान भी प्रतिभाशाली हो जाए, और ठीक इसके उलट अगर संतान जो है, माता पिता जो है वो कम प्रतिभाशाली हैं, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि संतान कमजोर पैदा हो जाए, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। क्यों ऐसा होता है? तो उन्होंने कहा दो तरह के गुण होते हैं, एक डोमिनेट होता है जिसको व्यक्त गुण कहते हैं, एक सुप्त गुण होता है जो थोड़ा सा कमजोर होता है। व्यक्ति में ये दोनों गुण होते हैं, और जैसे ही संतान के अंदर जाते हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं दोनों गुणों के बीच में युद्ध होगा। तो जो डोमिनेटिंग गुण होगा, जो व्यक्त गुण होगा, वो सुप्त गुण को दबा देगा, और वो चीज हमें देखने को मिल जाएगी। इसको हम मेंडल के नियम से थोड़ा और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अभी हाल इसको आप समझिए कि जरूरी नहीं है कि क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर ही हो, जरूरी नहीं है कि आप के माता पिता बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हुए हो, तभी आप रीट क्लियर कर पाए। हो सकता है आपके माता पिता पढ़ नहीं पाए, कुछ ऐसी अवस्था रह गई हो, लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आप इस बार रीट फोड़ दो। वो सुपर 30 फिल्म नहीं देखी? उसमें ऋतिक रोशन एक बात कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। तो वही बात है, काबिल जो है वो कोई भी हो सकता है, उसकी काबिलियत इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि उसके एंसेस्टर्स कैसे थे, उसके पूर्वज कैसे थे, उसके माता पिता कैसे हैं। ठीक है, यह प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है, विपरीतता का सिद्धांत कहता है। आइए मेंडल के नियम को समझने की कोशिश करते हैं। चेकोस्लोवाकिया के एक पादरी थे साहब, जिनका नाम था मेंडल। क्या विचार आया, सोचा कि यार आनुवंशिकता को समझने के लिए पेड़ पौधों पर कुछ प्रयोग कर लेते हैं। पेड़ पौधों पर कैसे प्रयोग किए? दो पेड़ उठाकर लेकर आए, एक थोड़ा सा लंबा था, एक थोड़ा सा छोटा था, बौना था। एक लंबा पेड़ लिया और एक बौना पेड़ लिया। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे अगर आप समझ जाएंगे तो मेंडल के नियम के बाद मेंडल ने 3 सिद्धांत दिए थे, 3 प्रिंसिपल्स मेंडल ने दिए थे, और इन तीनों प्रिंसिपल्स को, इन तीनों सिद्धांतों को भी हम समझ जाएंगे इसके जरिए। तो मेंडल ने कहते हैं 2 तरह के प्रयोग किए। कुछ प्रयोग उन्होंने मटर के ऊपर करे थे, और बाद में कुछ प्रयोग उन्होंने चूहों पर भी करे। समझने की कोशिश करते हैं मटर का प्रयोग कैसा किया। कई बार प्रश्न ये आ जाता है कि मेंडल ने किसके ऊपर प्रयोग किया, मटर पे प्रयोग किया, टमाटर पे प्रयोग किया, आलू पे प्रयोग किया। आने को आ सकते हैं ऐसे सवाल।
हो सकता है आपको लगे कि सर बड़े इजी से सवाल है, ऐसे तो कोई क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। क्वेश्चन तो हमने देखे ना पिछले बार, कई क्वेश्चन उसमें स्लाइड्स में, पिछले कई लेक्चर्स में कितने सरल सरल क्वेश्चन आए हैं। तो मेंडल का सिद्धांत कहता है कि दो तरह के पौधे हमने लिए, एक टॉल यानी एक लंबा पौधा लिया, एक छोटा बौना पौधा लिया। जब उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाई, जब उन दोनों पौधों को मिलाकर एक पौधा जोड़ बनाया गया, पहले तो उन्होंने लंबे पौधों की एक खेप उगाई तो लंबे ही पौधे उगे, फिर उन्होंने एक पतले बौने पौधे हैं उनकी एक खेप उगाई तो बौने पौधे पैदा हुए, बौने पौधे ही उगे। अब उन दोनों को मिला के हाइब्रिडाइजेशन के जरिए उन्होंने पौधे उगाने शुरू करे। तो अब जो पौधा उगा वो पौधा बौना नहीं था, वो पौधा लंबा था। ऐसा क्यों हुआ भाई? बौना था तो फिर ऐसा क्यों हो गया? तो देखिए यहां पर मैं उन दो गुणों को वापस लेके आता हूं, व्यक्त गुण और सुप्त गुण। व्यक्त गुण जो उस व्यक्ति के अंदर, किसी भी व्यक्ति में होता है, और सुप्त गुण जो उस व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा कमजोर होता है। मेंडल के केस में जो दो पौधे थे जिनका हाइब्रिडाइजेशन होना था, जिनका निषेचन होना था, उसमें एक लंबा था और दूसरा शॉर्ट था, छोटा था, लेकिन दोनों के जो गुण थे, मैंने बताया ना, दोनों में एक युद्ध हुआ तो एक प्राकृतिक व्यवस्था पैदा हुई और जो पौधा उगा वो लंबा ही पौधा उगा। मेंडल ने इस बात को पढ़ा, इस बात को समझा कि ऐसा क्यों हुआ, और मेंडल ने एक सिद्धांत दिया जिसको प्रभाविता का सिद्धांत कहा जाता है। प्रभाविता का सिद्धांत कहता है कि प्रकृति हमेशा शुद्ध संतति के गुण को, शुद्ध गुण को ही संतति में बढ़ाती है, शुद्ध गुण वाली संतति को ही बढ़ाती है। जो शुद्ध गुण होगा, जो प्योर होगा, जो मजबूत होगा, वही गुण नजर आएगा, वही गुण बढ़ेगा। जो गुण मजबूत होगा वही गुण दिखाई देगा। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे में जितने भी हाइब्रिडाइजेशन कराए, लंबे पौधे और बौने पौधे को मिलाकर जब ये एक पौधा ये पौधा उगाया गया तो ये पौधा बौना पौधा पैदा ही नहीं हुआ, ये पौधा लंबा ही पैदा हुआ, क्योंकि इसका जो गुण था, शुद्ध गुण था, लंबाई का जो गुण था, जो वास्तविक गुण था इस पौधे का, उस गुण ने इस बौने पौधे के गुण को उसका दमन कर दिया, दबा दिया उस गुण को, और स्वयं वहां पर पहुंच गया। आप समझ गए होंगे कि क्या कहने चाह रहा हूं मैं, कि एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा, और दोनों के संक्रमण से जब ये एक पौधा, हाइब्रिडाइजेशन से ये पौधा बना तो ये पौधा भी लंबा ही उगा। मेंडल साहब यहां थोड़ी रुकने वाले थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे फिर जो संक्रमण से पैदा हुए थे पौधे, इन पौधों को लिया। देखो हम चाहें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको टी और यूं करके इसको समझा सकते हैं, कई पाठ्य पुस्तकों में दिया भी होता है, लेकिन हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें सिर्फ उसको उसी भाषा में, उसी लहजे में समझना है जिससे हमें क्लियर हो जाए चीजें। तो मेंडल ने दो पौधे लिए, एक लंबा पौधा था, एक बौना पौधा था, दोनों पौधों को एक साथ मिलाकर कुछ कोशिश करी कि उगाने की। अब जो पौधा पैदा हुआ वो लंबा ही पैदा हुआ। तो कहने का अभिप्राय था, जो लंबाई का गुण था और जो छोटे होने का अवगुण था, इस गुण ने इस अवगुण को दबा दिया और पौधा जो अब पैदा हुआ वो लंबा ही पैदा हुआ, लेकिन बड़ा ही पौधा पैदा हुआ। लेकिन ऐसे जो पौधे जब उसने वापस लिए, कौन से पौधे? जो इस तरह से पैदा हो रहे थे, इस तरह से जो उग रहे थे पौधे, इन पौधों में भी एक साथ इनको जोड़ के उसने कुछ तीसरी जनरेशन, तीसरी पीढ़ी तैयार करने की कोशिश की। देखो ये पहली पीढ़ी थी, ये दूसरी पीढ़ी थी, अब इसने तीसरी पीढ़ी तैयार करने की कोशिश करी। तो तीसरी पीढ़ी में इसने देखा कि 3 तो लंबे पौधे निकले, लेकिन एक पौधा था वो छोटा था, वो बौना ही निकला। क्यों हुआ ऐसा, समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों देखने को मिला? मेंडल ने इस बात को समझाने के लिए कहा कि इस पौधे को भले ही आप लंबा कह दो, आप भले ही कह दो कि इस पौधे की लंबाई ज्यादा है, ये पौधा बलिष्ठ है, ये बौना नहीं है, लेकिन बौनेपन के गुण इस पौधे में भी थे। बौनेपन के गुण तो थे इसके अंदर, और इसकी आने वाली पीढ़ियों में, आने वाली जनरेशन्स में, जब इसने अपने ही जैसे एक और पौधे के साथ जब क्रिया करी, आने वाली जनरेशन्स में जब पौधे पैदा हुए, पौधे उगे, तो हो सकता है वो जो बौनेपन वाला जो गुण था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने लंबाई वाले गुण को ही दबा दिया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कुछ व्यक्ति होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के रूप से कह रहा हूं, विज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं है, एक सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किसी व्यक्ति को मान लो अस्थमा हो, सपोज करो, जेनेटिक है नहीं है उसके ऊपर नहीं जाते अपन सिर्फ एक उदाहरण के जरिए समझ रहे हैं इसको, कि किसी व्यक्ति को मान लो अस्थमा है। अब वो कहे कि भाई मुझे अस्थमा है, मेरे पिताजी को तो नहीं था लेकिन मेरे दादाजी को था। तो हो सकता है दादा और दादी से जो गुण निकल के आए उसमें उसके जो फादर के जब कैरेक्टर्स बन रहे थे, उसके फादर के गुणों का निर्माण जब हो रहा था, तब हो सकता है स्वास्थ्य के जो ताकत वाले जो गुण थे वो इतने मजबूत हो गए हों कि उन्होंने उन गुणों को दबा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में तो वो गुण थे। हमने देखा था हर गुण दो तरह से होता है, एक व्यक्त अवस्था होती है, एक सुप्त अवस्था होती है। लेकिन जब उस पिता से वो गुण निकल के आए उस व्यक्ति में, तो हो सकता है उस बच्चे के अंदर वो जो सुप्त अवस्था वाले जो गुण थे वो ज्यादा हो गए होंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति कहता है कि यार जो है हमारे घर में मोटापा जो है या डायबिटीज जो है वो सबको है, तुझे भी है, नहीं नहीं मुझे नहीं है, मेरे पिताजी को है, अब हो सकता है मेरे बच्चे को हो या ना हो। या जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे एक अवस्था में जो गंजापन है वो एक अवस्था के बाद देखने को मिलता है, तो हो सकता है मेरे पिताजी को है, नहीं था, दादाजी को है था, या परदादाजी को था, मुझे भी है, पिताजी को नहीं है, हो सकता है मेरी संतान को हो, नहीं हो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गुण जो है वो इस तरह से यात्रा करते हुए आते हैं। यहां से मेंडल ने दूसरा नियम दिया, विसंयोजन का नियम इसे कई बार लिखा जाता है, कई बार इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, और कई बार इसे पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। अंग्रेजी में बोलें तो प्रिंसिपल ऑफ सैग्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सैग्रीगेशन, यह प्रिंसिपल ऑफ सैग्रीगेशन कहता है कि हर व्यक्ति में सुप्त अवस्था और व्यक्त अवस्था दोनों के गुण मौजूद रहते हैं। हो सकता है नजर नहीं आए, हो सकता है उस पीढ़ी में नजर नहीं आए और अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाएं। जैसे हमने इस पौधे के गुण में देखा, लंबा, इसके माता पिता में एक लंबे था, एक की हाइट थोड़ी कम थी, लेकिन यह पैदा हुआ, इसकी हाइट ज्यादा थी, इसकी हाइट पूरी थी। अब इसके बाद जो इसकी संतान हो रही है उसमें हो सकता है कोई एक संतान ऐसी हो जो बौनी पैदा हो जाए। यह नियम कहता है कि इसमें भी बौनेपन के गुण तो मौजूद थे, लेकिन जो माता पिताजी से जो इसने हाइट के गुण लिए थे उन गुणों ने उसके बौनेपन के गुणों पर डोमिनेट कर दिया, दबा दिया, दमन कर दिया। स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सबसे सरल नियम है ये नियम कहता है कि एक गुण या एक ट्रेट जो है वो हमेशा दूसरे गुण के अवस्था के दूसरे ट्रेट से हमेशा भिन्न रहता है। जैसे मटर के जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, तो मटर के पौधों की लंबाई के जो गुण उसने अपने माता पिता से लिए, अपने फोरफादर से लिए, अपने पूर्वजों से लिए, उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होगा। उसने मान लो मटर ने जो रंगों के गुण लिए उनसे, मान लीजिए, इसका मतलब यह है कि मैं अगर कोई माता पिता से, कोई भी व्यक्ति अगर अपने माता पिता से कोई गुण एक्सेप्ट कर रहा है, कोई गुण उसमें आ रहे हैं, तो बहुत सारे गुण होंगे और वो हर गुण एक दूसरे से अलग अलग होगा, पृथक पृथक होगा, और वो व्यक्ति की जो भिन्नता है उस पर भी निर्भर करेगा। जैसे हमने जो भिन्नता का जो नियम लिया, तो वो भी कुछ ऐसी ही बात कह रहा था कि एक ही परिवार के दो बच्चों में बहुत अलग अलग गुण देखने को मिलेंगे, और एक ही व्यक्ति के अंदर दो गुण भी अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। यह बात कहती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कथन का अभिप्राय यह है कि हो सकता है, ऐसे मान लें कि लंबाई का जो गुण है वो इसने पिता से ले लिया, तो जरूरी नहीं है कि पत्ते कितने हरे हैं ये गुण भी ये पिता से ले, ये गुण ये हो सकता है माता जी से ले ले। इंडिपेंडेंट है, सब चीजें स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र अपव्यूह का नियम है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को वापस करते हैं कि इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, या फिर अभिप्रेरणा का नियम? समानता का नियम हमने देखा था कि लाइक बिगेट्स लाइक, हालांकि इसको अस्वीकार कर दिया गया। भिन्नता का नियम हमने देखा था कि एक ही परिवार में दो बालक बालिकाएं होती हैं, अलग अलग किरदारों के, अलग अलग किस्म के, अलग अलग विचारों के पैदा होते हैं। अभिप्रेरणा का कोई नियम हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम इस बारे में कुछ कहेंगे ही नहीं। माफ कीजिएगा, यही तो उत्तर हो जाएगा फिर, जब हमने इसको पढ़ा ही नहीं है तो। अभिप्रेरणा का नियम इसका उत्तर हो जाएगा। और प्रत्यागमन का नियम हमने अभी अभी इसको पढ़ने की कोशिश की, और क्योंकि ये प्रश्न कह रहा है कौन सा नियम नहीं है, तो नहीं तो डी वाला ही है इसका उत्तर।
डी इज द करेक्ट आंसर। अभिप्रेरणा का कोई नियम नहीं होता। वंशानुक्रम के प्रचलित महत्वपूर्ण नियम कुछ इस प्रकार है। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, बीजकोश की निरंतरता का नियम। गॉल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत हमने 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 दिखा था। मेंडल का वंशक्रम नियम हमने अभी अभी पढ़ा है। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ये भी हमने देखा। अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, इसको भी हमने समझने की कोशिश की और बहुत विस्तार से हमने इसे समझा। मानव जीवन का आरंभ मूलतः गठित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव जीवन का आरंभ रीट 2015 लेवल 2 में आया है। मूलतः गठित होता है 2 कोश, केवल 1 कोश, कई कोश या फिर कोई कोश नहीं। तो आइए विज्ञान के इन नियमों को समझने की चेष्टा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ तथ्य हैं, ये कुछ बिंदु हैं कि मानव के जीवन का आरंभ 1 कोश से होता है। और कोश का मतलब सेल, बैटरी वालों सेल को नहीं हो, ध्यान रखजो। कोशिका जो सबसे छोटी इकाई होती है। और क्योंकि यह कोश जीवन से जुड़ा हुआ है, मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कोश को कहते हैं जाइगोट। आज ही याद कर लो, 2-3 बार कमेंट में लिख दो, याद हो जाएगा कि जीवन का आरंभ जिस कोश से होता है उसको क्या कहते हैं हम? जाइगोट। इस कोश के 2 भाग होते हैं। एक तो कोशारस जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशारस जिसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और एक केंद्र, केंद्र को हम कहते हैं सेल का सेंटर, सेंटर। इसी केंद्र में वंश सूत्र होते हैं जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है वंश सूत्रों को? क्रोमोसोम्स। क्योंकि ये क्रोमोसोम्स ही हैं, यही सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर आनुवांशिकता का। मैं यहां लिख रहा हूं क्रोमोसोम्स, वंशसूत्र क्रोमोसोम्स। केंद्र के अंतर्गत रासायनिक तत्वों का एक जटिल संगठन होता है जो वंशक्रम को निर्धारित करता है। अब सवाल आता है कि साहब ये संयुक्त कोश कैसे बनता है, जिस जाइगोट की अपने बात की थी। तो ये जाइगोट बच्चे के पिता और बच्चे की माता दोनों के जरिए बनता है, दोनों के जरिए युग्म से बनता है। पिता का जो पितृकोश होता है, जिसे शुक्र कहते हैं, जिसे स्पर्म कहते हैं, उसके जरिए, और माता जिसका अंडकोश होता है, जिसे ओवम कहते हैं। इन दोनों के युग्म से, इन दोनों के मिलने से बच्चे के अंदर जाइगोट का जन्म होता है। जाइगोट बनता है, बच्चे का संयुक्त कोश बनता है। संयुक्त कोश में वंश सूत्र के यानी क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 पेयर्स। कितने? 23 जोड़े। इनमें पितृकों की एक श्रृंखला होती है जिसको जीन्स कहते हैं। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, अभी वापस रिवाइज करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा सब्र रखिएगा दोस्तों। संयुक्त कोश में वंश सूत्र के 23 जोड़े होते हैं और इनमें पैतृकों की एक श्रृंखला होती है। अब समझिए, सेल जिससे व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है, क्या होता है? सेल। एक सेकंड, ठीक है। सेल, सेल से बच्चे के जीवन का निर्माण होगा। यह जीवन को बनाने वाला सेल है, इसलिए इसका नाम है जाइगोट, जिसको हम संयुक्त कोश कहेंगे। क्या कहेंगे? जाइगोट यानी संयुक्त कोश। जाइगोट यानी संयुक्त कोश। इस संयुक्त कोश का एक केंद्र होगा, सेंटर होगा। इस केंद्र के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, या जिसको हम वंशसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स। फिर वो दोहरा रहा हूं, सेल, संयुक्त कोश, कोश, संयुक्त कोश यानी जाइगोट, और जाइगोट के बाद आपका सेंटर, और सेंटर के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अंदर होती है जीन्स, जिसको हम पैतृक कहते हैं, पैतृक कहते हैं। जो जीन ही सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो कैरियर होते हैं, कैरियर कहते हैं जीन को, कहते हैं ना। इसकी आपने वो फिल्में देखी होंगी, ये एक्समैन टाइप की, लोगन, वुल्वरीन वाली, जो हाथों से कुछ निकलते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं, उस तरह की जो फिल्में, स्पाइडरमैन जैसी फिल्में देखी होंगी, कि उसके जीन्स में परिवर्तन हो गया, उसके डीएनए में परिवर्तन हो गया। ये वही चीज है, ठीक है। विज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं समझना है, हमें इसे मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से समझना है। बायोलॉजी के उसमें फेर में मत जाइए कि यार बायोलॉजी में तो ये चीज का, हमें सिर्फ इसको मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से समझना है।
हर व्यक्ति के संयुक्त कोश में ऐसे कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़े होते हैं साहब, 23 पेयर होते हैं। पितृकोश से 23 आते हैं, माताजी से 23 आते हैं, और मिलकर टोटल जोड़े बन जाते हैं कितने? 46 टोटल होंगे। जोड़े कितने बनेंगे? 23। बहुत बार बहुत सी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह सवाल आया है। राजस्थान ने नहीं पूछा तो मध्य प्रदेश ने पूछा है, मध्य प्रदेश ने नहीं पूछा तो यूपी ने पूछा, यूपी ने पूछा तो सीटेट ने पूछा है कि एक जो आपका जाइगोट होता है, एक आपका जो संयुक्त कोश होता है, उसमें क्रोमोसोम्स के या वंशसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? 23 भी ऑप्शन में था और 46 भी ऑप्शन में था। उत्तर क्या होगा? 23। प्रश्न पूछा जाए टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा सर 46। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स की एक श्रृंखला होती है। अब इस तस्वीर के जरिए समझिएगा। देखिए, इस तरह से ये क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको वंशसूत्र हम कह रहे थे ना, ये वंशसूत्र होते हैं आपके। वंशसूत्र ऐसे दिखाई देते हैं, ये आपके वंशसूत्र होते हैं। अलग अलग आप देख रहे हो तस्वीर के अंदर। 22 वंशसूत्र जो हैं वो पुरुष में और स्त्री में दोनों में समान होते हैं। 22 वंशसूत्र होते हैं, वो दोनों में एक जैसे होते हैं। इन वंशसूत्रों को कहा जाता है ऑटोसोम्स। लेकिन 23वां जो पेयर होता है, 23वां जो होता है वो पुरुष में अलग होगा, स्त्री में अलग होगा। पुरुष में अलग होगा, स्त्री में अलग होगा। पुरुष में तो वो होता है XY और स्त्री में होता है XX। ये 23वां क्रोमोसोम जो होता है, यही व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करता है। लिंग का निर्धारण करता है, इसलिए इस 23वें क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। इसे सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है क्योंकि यही बताता है कि जो संतान है वो पुरुष होगी या फिर स्त्री होगी। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, आप इससे समझ सकते हैं। अब सवाल करते हैं, मानव जीवन का आरंभ मूलतः गठित होता है 2 कोश, 1 कोश, कई कोश या कोई कोश नहीं? सरल सा उत्तर है केवल 1 कोश, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। केवल 1 कोश जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जीवन का आरंभ केवल 1 कोश से होता है, जिसे हम संयुक्त कोश अथवा युग्मनज भी कहते हैं। जाइगोट का एक और नाम है दोस्तों, यहां पर मैं लेकर आया हूं, युग्मनज जिसे कहते हैं। इस युग्मनज का निर्माण जैसा कि हमने देखा था, पिता के शुक्राणु से होता है और माता के अंडाणु से होता है, और उनके बीच जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उससे उसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, और यह क्षमता उसकी बाद में भी रहेगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस प्रश्न का उत्तर इसी लाइन ने दे दिया है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। बच्चे की ऐसी क्षमता जो उसमें है और यह क्षमता बाद में भी वैसी की वैसी रहेगी। क्या कहेंगे इस क्षमता को? अनुभव कहोगे, वातावरण कहोगे, आनुवांशिकता कहोगे, या आनुवांशिकता वातावरण दोनों कहोगे? नहीं सर, इसको तो आनुवांशिकता कहेंगे, क्योंकि आनुवांशिकता ही स्थायी होती है, वातावरण तो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। आनुवांशिकता गुण वे जन्मजात योग्यताएं हैं। आनुवांशिकता गुण वो जन्मजात योग्यताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से पाई जाती है। फिर चाहे बुद्धि हो, स्मृति हो, तर्क हो, चिंतन हो, इन मानसिक क्षमताओं का निर्धारण व्यक्ति की आनुवांशिकता से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि बालक के जन्म के समय यदि कोई मानसिक कौशल क्षमता उच्च या निम्न है तो वो बाद की उम्र में भी रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? मैंने कहा था, क्या वो करियर है जो आपकी आनुवांशिकता को लेके जाता है? तो क्या होगा? जीन होगा साथियों, जीन इज द राइट आंसर। पैतृक जो होते हैं वो इसका उत्तर है, क्रोमोसोम नहीं है। क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं और वो जीन्स आपके अंदर जो गुण हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनको लेकर जाते हैं माता पिता से आप तक।
जीन आनुवांशिकता की इकाई मानी जाती है। जीन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं जिनमें आनुवांशिकता का गुण संचित रहता है। आनुवांशिक गुण इसी जीन्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुआ करते हैं। अगला प्रश्न रीट आर्टेट 2012 का क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम क्या निर्धारित करता है। वंशक्रम की बात हो रही है नंबर 1, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है नंबर 2। सवालों को रटिए मत, सवालों को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सरल सवाल आते हैं मनोविज्ञान के। सहज सवाल है, कह रहा है संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम क्या निर्धारित करेगा। और हमने 2 लेक्चर में समझा था कि संज्ञानात्मक विकास का जो जुड़ाव होता है वो किससे होता है? दिमाग से, मस्तिष्क से, ब्रेन से। बताओ इसमें से ऐसी क्या चीज है जो सीधी सीधी मस्तिष्क से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना व मूलभूत स्वभाव, यह उससे जुड़ा हुआ है। सरल सा। वंशक्रम इसी पर निर्भर करेगा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम की भूमिका कॉलसेनिक के निष्कर्ष से काफी हद तक स्पष्ट हो जाती है। कॉलसेनिक का एक कथन है जो आप समझिएगा। कॉलसेनिक कहता है कि जिस सीमा तक व्यक्ति की शारीरिक रचना को उसके जीन्स निर्धारित करते हैं, उस सीमा तक उसके मस्तिष्क व स्नायु संस्थान की रचना, उसके अन्य लक्षण वंशक्रम पर निर्भर करते हैं। कि व्यक्ति की जिस सीमा तक उसकी शारीरिक रचना जीन्स पर डिपेंड होगी, जीन्स जहां तक उस बच्चे की शारीरिक रचना को उसके निर्माण में जीन्स जहां तक मदद करेंगे, वहां तक उसकी मस्तिष्क की रचना, उसकी स्नायु संस्थान की रचना और अन्य लक्षण भी जो उसके व्यवहार के या कुछ भी हुए वो भी उस पर निर्भर करेंगे। वंशक्रम पर, हेरिडिटी पर निर्भर करेंगे, आनुवांशिकता पर निर्भर करेंगे। यहां पर हमने आज के कुछ सवाल लिए। आइए एक बार 5 मिनट क्विक रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जो जो पढ़ा उसके बाद आज की कक्षा का विधिवत समापन करते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की हमने बात की थी। हमने कहा था कि विकास जो है वो आपकी आनुवांशिकता और आपके वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है, और वंशानुक्रम जो है, अनुवांशिकता जो है वो स्थायी होती है। वो आप अपने माता पिता, अपने फोरफादर से ग्रहण करते हैं और उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो कुछ गुण होते हैं। लेकिन वातावरण वो सारी चीजें होती है जो आपको प्रभावित करती है, अनुवांशिकता के अलावा आपके विकास में योगदान देती है, अनुवांशिकता के अलावा। उसके बाद हमने एक प्रश्न किया था कि मानव विकास किन 2 चीजों के योगदान का परिणाम है, तो वंशक्रम एवं वातावरण। अगला प्रश्न हमने किया था, इसका हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। फिर हमने एक प्रश्न किया था कि ये परिभाषा किसने दी है, बाहरी शक्ति की परिभाषा। तो शक्ति की परिभाषा दी है रॉस ने शक्ति की परिभाषा दी थी कि वातावरण बाहरी शक्ति है जो प्रभावित करती है। फिर वुडवर्थ की परिभाषा हमने देखी थी। वुडवर्थ जो बर्थ की बात करते हैं कि जीवन के आरंभ से जो बाहरी तत्व जो हमें प्रभावित करेंगे। और ठीक इसी प्रकार हमने बेरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड की परिभाषा देखी थी जो कहते हैं कि वातावरण उन उत्तेजनाओं का योग है जिनमें जो व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है, उन उत्तेजनाओं का योग। फिर हमने देखा था वंशक्रम का नियम कौन कौन सा नहीं है। वंशक्रम के कुछ हमने नियम देखे थे। सबसे पहले बीजकोश की निरंतरता का नियम, निरंतर ट्रैवल करेगा। हमने कोरोना के उदाहरण से इसे समझा था और यह नियम दिया है वीजमैन द्वारा, हालांकि अभी इसे नहीं स्वीकार किया जाता। समानता का नियम है कि समान, लाइक बिगेट्स लाइक, डॉक्टर के घर डॉक्टर पैदा होगा, उस तरह का नियम है। गॉल्टन जो है वो सांख्यिकी का नियम देते हैं। वो कहते हैं माता पिता से बच्चा 1/2 गुण लेकर आएगा, दादा से 1/4 लेकर आएगा, परदादा से 1/8 लेकर आएगा, और इस प्रकार से गुण बच्चा लेकर आएगा। लॉ ऑफ बायोमेट्री। अर्जित गुणों के अवितरण का हमने नियम देखा था। वीजमैन चूहों की पूंछ काटकर बताते हैं कि गुण जो व्यक्ति अगर अपने जीवन में ग्रहण करता है, अर्जित करता है, वो आगे ट्रैवल नहीं करते। फिर हमने विकासवाद का एक पुराना सिद्धांत देखा था जिसका प्रतिपादन, जिसका प्रवर्तन लैंडमार्क और आपके डार्विन ने किया था, जो कहते हैं कि वातावरण के जरिए अगर कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो आगे की पीढ़ियों में भी नजर आएगा। लेकिन वुडवर्थ ने फिर इसके लिए इसको काटा और कहा कि भाई अगर मैं शारीरिक श्रम कर रहा हूं, मेरे हाथ पांव मजबूत हो गए, मैं अगर क्या बोलते हैं बजरंग पूनिया हूं, मैं अगर योगेश्वर दत्त हूं, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि मेरे जो संतान पैदा होगी वो भी बचपन में ही 4 महीने की 6 महीने की होगी और एकदम ऐसे डोले शोले पैदा होंगे उनके साथ में, ये वाली बात है। लेकिन इसको फिर काटा उन लोगों ने और अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम दिया। मैकडूगल ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया, 2 गलियों के अंदर चूहों को भेजा, कहा कि 165वीं बार पहले पीढ़ी ने गलती करी, लेकिन 23वीं जो पीढ़ी थी उसने 25वीं गलती में ही चीज़ों को समझ लिया।
लेमार्क जिराफ की गर्दन की बात करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ को जरूरत पड़ी, उसकी गर्दन बढ़ गई। हैरिसन मक्खियों की बात करते हैं कि जो मक्खियां ऐसे प्रदूषण में रही वो उनका रंग काला पड़ता गया पीढ़ी दर पीढ़ी। भिन्नता का नियम कहता है कि एक ही परिवार के दो बच्चे अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि माता पिता के जीन्स का जो मिश्रण है वो समय समय पर बदलता रहता है। प्रत्यागमन का सिद्धांत हमने देखा था, विपरीत सिद्धांत कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। अगर आपके पिताजी मास्टर हैं तो जरूरी नहीं है कि आप मास्टर बन जाए, मास्टर वही बनेगा जो काबिल होगा, जो रीट को अच्छे से फोड़ देगा, क्लियर कर देगा, हर क्वेश्चन का सही जवाब देगा। प्रतिभाशाली माता पिता की संतान कम प्रतिभाशाली हो सकती है। वंशानुक्रम को फिर समझाने के लिए उन्होंने दो गुण बताए, एक व्यक्त गुण, एक सुप्त गुण। व्यक्त गुण जो सुप्त गुण के ऊपर दमन कर देता है। मेंडल का जो नियम था वो यही कहता है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। एक पौधा लंबा था, एक पौधे की हाइट कम थी, लेकिन जो पौधा हाइब्रिडाइजेशन से, निषेचन से आया, उसकी हाइट ज्यादा थी, उसकी लंबाई ज्यादा थी। लेकिन ऐसे दो निषेचन द्वारा आए हुए पौधों को जब एक साथ मिलाया गया और उनके जरिए कुछ बनाया गया तो 3 पौधे तो सही निकले, चौथा पौधा जो था उसमें ये गुण जो था वो निकला। ऐसे में मेंडल ने 3 गुण दिए, 3 नियम दिए। मेंडल ने कहा प्रभाविता का नियम, जो दो गुण व्यक्ति अपने माता और पिता से लेता है उनमें हो सकता है एक गुण दूसरे गुण को दमन कर दे, और इसके लिए उन्होंने कहा था कि शुद्ध गुण की संतति को ही प्रकृति आगे बढ़ाती है। फिर विसंयोजन का गुण दिया, पृथक्करण का नियम दिया कि एक गुण हो सकता है आपके अंदर दबा हुआ हो, लेकिन मौजूद हो सकता है, आप में नजर नहीं आएगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों में नजर आएगा। हमने गंजेपन का, डायबिटीज का, अस्थमा का ऐसे उदाहरणों से देखा था कि दादाजी में है, पिता में नहीं है, बेटे में है, इस तरह के गुण। फिर है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कि व्यक्ति एक गुण अगर कहीं से प्राप्त कर रहा है तो वो गुण दूसरे गुणों से पूर्णतः स्वतंत्र है, ये हमने इसमें देखा था। फिर हमने वंशानुक्रम का नियम कौन सा, नहीं तो अभिप्रेरणा इसका उत्तर था। वंशानुक्रम के प्रचलित नियम हमने देख लिए थे। उसके बाद हमने देखा था कि मानव के जीवन का आरंभ मूलतः गठित होता है, केवल एक कोश से गठित होता है। उसके बाद हमने समझा था कि इसे एक कोश को हम कहते हैं जाइगोट। इस जाइगोट का एक केंद्र होता है, केंद्र के अंदर क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम 23 जोड़े होते हैं क्रोमोजोम के, और उन क्रोमोजोम के 23 जोड़ों के अंदर श्रृंखलाएं होती है, चेन होती है जीन्स की, और ये जीन्स ही एक कैरेक्टर को, एक गुण को माता पिता से संतान की ओर लेकर जाती है। हमने क्रोमोजोम्स की तस्वीर देखी थी। 22 क्रोमोजोम पुरुष हो या स्त्री सब में सेम होते हैं, जिनको ऑटोजोम कहा जाता है। 23वां जो क्रोमोजोम होता है वो महिला में XX होता है, पुरुष में XY होता है, और इसी के जरिए किसी भी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण होता है, इसलिए इसे सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। फिर हमने यही क्वेश्चन आया था। उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन देखा था कि एक बच्चे में एक विशेषता है जो जन्म से है और जीवन पर्यंत रहेगी। ऐसी विशेषता किस चीज की वजह से है? तो ऐसी विशेषता साहब अनुवांशिकता की वजह से है। अनुवांशिकता वो गुण है जो जन्मजात होती हैं। उसके बाद हमने एक और देखा था कि अनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो जीन है, क्योंकि जीन ही सारे कैरेक्टर्स को ट्रेवल करवाती है, यात्रा करवाती है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम क्या निर्धारित करता है? उत्तर था वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना व मूलभूत स्वभाव को। यहां पर आज की लेक्चर, आज की कक्षा समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा जो लाइक, आपके द्वारा जो शेयर मिलता है उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है बेहतर करने की। आपके कुछ और सुझाव हैं तो वो भी सादर आमंत्रित हैं। एक शेर है जो मुझे याद आ रहा है और वो आज की इस परिस्थिति पर भी बहुत सही बैठता है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोहरा रहा हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। क्योंकि हम शिक्षक जो हैं, हम सब कुछ आपकी वजह से हैं। ये डिजिटल मीडिया की वजह से आपसे कनेक्शन आपको लग रहा होगा कि शायद वैसा नहीं बन पा रहा जैसा क्लासेस में हुआ करता है, लेकिन फिर भी जैसा भी जो भी हम यहाँ से एक एक क्षण भी हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पित है। इसलिए ये शेयर आपको डेडिकेट कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे कि हम और कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, या फिर आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस पूरी सीरीज, इस पूरे क्लासेस को लेकर कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से चल रहे हैं हम, चलने को एक पांव से चल रहे हैं हम, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।